है जिनका उनके कार्यक्रमों द्वारा। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा शहरी विकास विभाग का पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें नई ई भूमि विभाग पोर्टल समेत कई पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हर पोर्टल का अपना अलग महत्व है। ये सभी पोर्टल जनता की सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं। पहले लोगों को दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ता था, अब एक क्लिक पर ही काम हो जाते हैं। वहीं पीपीपी से गरीब परिवारों को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि शहरों में लोगों को मकान दिए जाएंगे। इसलिए बता रहा हूं कि हर एक पोर्टल का एक अपना महत्व है और मैं प्रारंभ में ही धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि जिन्होंने ये संज्ञा दी है कि ये पोर्टल की सरकार है। मुझे गर्व है इस बात को सुनने में भी कि पोर्टल की सरकार है और लगातार हम नए नए पोर्टल जन सुविधा के लिए लाते रहेंगे और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि इस विषय को चुनाव के आखिरी समय तक छोड़े नहीं, ताकि जनता इसको जान सके कि पोर्टल का कितना उपयोग है। और ये पोर्टल को समाप्त करने की बात करेंगे तो जनता इनको समाप्त कर देगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो उस नाते से जैसे एक विषय आया था कि गरीबों की आवास की योजना, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हजार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी एक 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद, इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है। तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे और बाकी स्थानों पर फ्लैट अथवा प्लॉट, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स भी दिए जा सकते हैं, थोड़ा कम कीमत में प्लॉट उपलब्ध हो सकते हैं, फ्लैट भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये 4 शहर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स देना व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम हो अथवा फरीदाबाद हो, सोनीपत हो या पंचकुला हो, यहाँ जमीनों के रेट बहुत हाई हो गए हैं और ऐसे परिवारों को फ्लैट देने में फिर भी फिजिबिलिटी ये बन जाती है। हरियाणा में फूड कमीशन के नवनियुक्त चेयरमैन अरुण सांगवान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, जहां इस मुलाकात में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम आवास पर भी मुलाकात हुई। आपको बता दें कि कल ही अरुण सांगवान ने चेयरमैन का कार्यभार संभाला है। अरुण सांगवान ने इससे पहले सूचना आयुक्त रह चुके हैं, जहां नई जिम्मेदारी देने पर अरुण सांगवान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। कैथल के उपमंडल गोलाचीका पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला राइस मिल्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा कि मिलरों आढ़तियों के सहयोग से खरीद कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से निपटाया गया, किसानों को समय से पेमेंट किया जाएगा, वहीं आढ़त में तय समय अनुसार दिया जाएगा। प्रदेश में मिलर्स की संख्या 800 से बढ़कर 1600 हुई है। मिलर्स अगर सर्वे करवाकर नक्शा तैयार करके क्लस्टर बनाएंगे तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार द्वारा 85% धनराशि देने का कार्य किया जाएगा। साथ ही कहा कि समय पर केंद्र सरकार को चावल की डिलीवरी देने वाले मिलर्स को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही कहा कि पीडल में टटियाड़ा तक करीब
46 करोड़ रुपए की धनराशि से बाईपास का निर्माण किया जाएगा, जिसकी भूमि अधिग्रहण, रजिस्ट्री आदि की प्रक्रिया लगभग 80% हो चुकी है। वहीं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जननायक जनता पार्टी ने इस बार यह फैसला किया है कि इस बार किसान विजय सम्मान दिवस सीकर राजस्थान, जो चौधरी देवी लाल की कर्मभूमि रही है, वहां मनाया जाएगा। मैं आपको एक चीज बोल दूं, लेट लतीफी ना मेरी है ना किसी विधायक की। काम जो होते हैं प्रोसेस के तहत होते हैं और प्रोसेस में टाइम लगता है। कोरोना हो, किसान आंदोलन हो, कई ऐसी व्यवस्थाएं रही है और आपके यहां पर भी जो कार्य लंबित थे, आज के दिन सब पे गति है। आज मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं, क्योंकि कोविड काल में बहुत से प्रोजेक्ट्स में डिले आया और केवल मात्र गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस की मंशा पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन के विरोध पर कांग्रेस की चुप्पी सवाल खड़ी करने वाली है। सुरजेवाला, हुड्डा, सलजा आदि कांग्रेसी बड़े नेता ऐसे मुद्दों पर बोलने से पीछे हट रहे हैं। इन लोगों का इरादा राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, आर्टिकल 370 पर भी साफ नहीं रहा। वहीं सेक्युलरिज्म के नाम पर केवल हिंदू के पीछे करते जाओ, यही कांग्रेस की नीति रही है और यह अब दिखावा है। वहीं कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो विचारधारा है, वो हिंदुओं और सनातन धर्म के पक्ष में कभी नहीं दिखती। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, चाहे सुरजेवाला जी हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे दीपेंद्र जी हों, चाहे शैलजा हो, किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा है। और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पुराना विचार है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण हो और हिंदुओं पर और हिंदू की विचारधारा पर, सनातन धर्म पर अटैक होते रहे। इसलिए लोगों को इस विषय पर सजग होना पड़ेगा कि इस प्रकार की सोच के साथ जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, वो भारतीयता को, भारतीय मूल विचारों को, भारतीयता के सम्मान और गौरव को नष्ट करने की जो बात सोचते हैं, उनके सीएम के मीडिया सलाहकार एडवाइजर अमित आर्य का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। उनका इस्तीफा सीएमओ में 14 दिन तक होल्ड रहा। वहीं सीएम की हरी झंडी मिलने के बाद इस्तीफा को ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अमित आर्य 2014 से ही सीएम मनोहर लाल के मीडिया एडवाइजर के पद पर नियुक्त थे। वह लगातार करीब 9 साल से सीएम के मीडिया एडवाइजर का काम देख रहे थे। उनके इस्तीफे से सीएम कार्यालय में हलचल मची हुई है। अमित आर्य के 2 महीने पहले दिल्ली से चंडीगढ़ वापसी हुई थी। अभी वे चंडीगढ़ में सरकार को अपनी सेवाएं सीएम के मीडिया सलाहकार के रूप में दे रहे थे। वहीं हरियाणा सरकार की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित गवर्नेंस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित निर्देशक, निर्माता और अभिनेता सतीश कौशिक, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा गवर्निंग काउंसिल के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, उनके असामयिक निधन के कारण अध्यक्ष पद का रिक्त पद खाली हुआ था, जिसको लेकर अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को गवर्नेंस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
वहीं साइक्लोथॉन का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर भव्य और जोरदार स्वागत किया गया। जहां नशा फ्री हरियाणा बनाने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन 21 को पहुंचेगी, वहीं कुरुक्षेत्र में उपमंडल पिहोवा के गांव बटहेड़ी में 21 सितंबर को शाम के समय हरियाणा कला परिषद में होगा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। साइक्लोथॉन यात्रा को लेकर एडीसी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल नशा फ्री हरियाणा के संदेश को लेकर साइक्लोथॉन यात्रा 21 सितंबर को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के उपमंडल पिहोवा के गांव बटहेड़ी पहुंचेगी। ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर जिसकी थीम है, जो स्टेट लेवल एक प्रोग्राम है 21 और 22 तारीख को कुरुक्षेत्र में कैथल से साइकिलिस्ट चल के पेवा से एंटर करेंगे और उनका झांसा इस्माइलाबाद से होकर थानेसर में उनका नाइट स्टे रहेगा और उसके बाद अगले दिन थ्रू लाडवा वो अम्बाला की तरफ जाएंगे। पिछले कई दिनों से आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कारण आशा वर्कर्स गृह मंत्री अनिल विज से मिलना चाहती थी। वहीं जब आशा वर्कर्स अनिल विज के निवास की तरफ रवाना हुई, तभी अंबाला पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अंबाला बस स्टैंड को छावनी में तब्दील कर दिया है। कुरुक्षेत्र में 7 से 24 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस महोत्सव को लेकर अधिकारियों ने कमर कस ली है। विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एडीसी ने महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के हर पल को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सभी को मिलकर साझे प्रयास करना होगा। इस साल महोत्सव का आयोजन ब्रह्म सरोवर और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ब्रह्म सरोवर, पुरुषोत्तमपुरा और बाग में मुख्य पंडाल सजाया जाएगा। विकास बोर्ड के सचिव उपेंद्र सिंघल ने संक्षिप्त में महोत्सव के कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस साल गीता जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन दीपोत्सव, दीपादान और सांस्कृतिक कार्यक्रम और 18,000 विद्यार्थियों को वैश्विक गीता पाठ होगा। महोत्सव जो हमारा 23 दिसंबर को उसकी गीता जयंती की डेट है, जो हमारा 18 दिन का कार्यक्रम है वो 7 से 24 दिसंबर, और जो हमारे मेन कार्यक्रम रहते हैं जो वो 17 से 24 दिसंबर तक सेलिब्रेट किए जाएंगे। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डिसाइड की गई हमारी ये जो व्यवस्था है प्रोग्राम की, वो डिसाइड की गई, वो सबको बताई गई। इसमें ऑनरी सेक्रेटरी केडीबी मदन मोहन छाबड़ा जी जो हमारे चेयरमैन हैं 48 कोर्स मॉनिटरिंग कमेटी के, सभी एसडीएम्स और जो सभी हमारे विभिन्न कमेटियां बनी हैं जो टेंडर के लिए या फिर और एक्टिविटी डिसाइड करने के लिए। वहीं खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए अनाज मंडी के पास शाहबाद से 10 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार एनएचसीबी यूनिट कुरुक्षेत्र की एक पुलिस टीम को गुप्त सूचना पर कृपाल सिंह वासी गुरुदेव कॉलोनी शाहबाद को अनाज मंडी के पास माल समेत गिरफ्तार किया। मौके पर अधिकारी रणधीर सिंह, उप पुलिस अधीक्षक शाहबाद की मौजूदगी में तलाशी लेने पर प्लास्टिक की बोरी से 10 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना शाहबाद में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कराया गया है।
वहीं कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड के सामने डिवाइन मॉल के स्थित गुलाब रेस्टोरेंट के किचन में आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल मच गया। मॉल के फायर स्टाफ और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहां डिवाइन मॉल के मैनेजर पुष्पेंद्र लांबा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अचानक किचन में काम करते हुए आग लग गई थी, जिसके बाद डिवाइन मॉल के फायर स्टाफ व फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, अभी सब कुछ कंट्रोल में है। फायर हुई थी इनकी गुलाब स्वीट्स है हमारे अंदर, उसके किचन के अंदर फायर हुई थी। उनके डक्ट के अंदर, किचन में डक्ट है, तो ऑयलिंग वगैरह जैसे इन्होंने कुछ बना रहे थे तो ऑयलिंग डक्ट में पकड़ के फायर हो गई, मतलब डक्ट के थ्रू। तो तुरंत मौके पर ही हमारी टीम पहुंची, सारी जितने भी साइट्स के हमारे इलेक्ट्रिशियन वगैरह है, फायर ब्रिगेड, फायर अफसर है, सब तुरंत पहुंचे। उधर से फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी आ गई थी, तुरंत सभी ने फायर पे काबू कर लिया। जो हम मौके पे आए, जो है चिमनी की थी कंटेन की, उसमें आग बिजली सर्किट से आग लगी हुई थी। तो कारण का पता चल गया है, शॉर्ट सर्किट से शॉर्ट सर्किट से करे। तो नुकसान कितना को हुआ, कुछ अंदाजा है? जान को तो कोई नुकसान नहीं, तो माल के लिखवाएंगे तो क्या होया क्या नहीं, वैसे तो मैंने इतना वो नहीं है माल के बारे में। दिनेश चौहान यहाँ पर पहुंचे। वहीं अंबाला में बारिश के बाद डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। अंबाला में डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या 40 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार दौरे करके डेंगू की जांच कर रही हैं और डेंगू के लार्वा को भी चेक कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अगर किसी को बुखार तो टेस्ट जरूर कराएं, अपने आसपास से पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर किसी जगह पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें तेल डाल दें ताकि मच्छर ना पनप पाएं। घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें चेक कर रही हैं। अगर किसी घर में डेंगू का लार्वा मिलता है तो उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह की माने तो उन्हें पूरा अधिकार है कि अगर नोटिस देने के बाद भी किसी घर में डेंगू का लार्वा मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको जुर्माना भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुर्माने के बाद भी अगर डेंगू का लार्वा मिलता है तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करके 6 महीने और या उससे अधिक 2 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अगर लोग अब भी जागरूक नहीं हो पाते तो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इस टाइम पे लगभग 40 से ऊपर केस हैं, एक्टिव केस हैं अंबाला में। हमने उनकी लगातार उनके आसपास उनको घर में जाके उनको की काउंसलिंग की है और मैं आपके माध्यम से सभी जिस भी किसी को बुखार आ जाए, चाहे वो डेंगू कंफर्म हो या ना हो, क्योंकि चिकनगुनिया भी उतना ही है, हम टेस्ट कर रहे हैं। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी सब सेंटर जो 5000 की पॉपुलेशन तक हमारे पास डेंगू को, चिकनगुनिया को, मलेरिया को टेस्ट करने की हमने किट्स अपने हेल्थ वर्कर को दे रखी है ताकि ऑन द स्पॉट उनका टेस्ट करके और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जो NS1 एंटीजन होता है या एलाइजा टेस्ट होता है उसके लिए हम अपनी जो मोलिकुलर लैब है हमारी सेक्टर 10 में बनी हुई है उसमें भेजते हैं और वहां से कंफर्मेटरी रिपोर्ट आने के बाद ये है कि उस एरिया में एक्टिविटी हालांकि पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। कंफर्मेटरी आने के बाद हम लगातार और घरों में से उसके आसपास से भी 50 घर एक तरफ हम 100 घरों में अपनी एक्टिविटी दोहराते हैं और जो उसमें लार्विसाइडल एक्टिविटी है वो भी करते हैं। उसकी जो और जितने भी फीवर के केस हैं उनको हम चेक करते हैं ताकि वो आगे ना फैला सकें, क्योंकि आपको जो एडिस मॉस्किटो है इसकी हैबिट है, डे टाइमर है, लोग इस समझते हैं दिन में मच्छर नहीं काटते, ये डे बाइटर है और इसकी हैबिट आमतौर पे भी जो पानी खड़ा हुआ है, साफ पानी है, उसमें पनपने की वो है।
वहीं करनाल जिले में डेंगू और लार्वा मिलने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी चिंता का विषय हो सकता है कि आपको बता दें कि जिले में अब तक 125 से अधिक डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 4000 से अधिक घरों में लार्वा की मौजूदगी मिली है, जहां लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला डेंगू का डंक घातक हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर सक्रिय होने और तमाम प्रबंध किए जाने का दावा कर रहा है। अभी हमारे पास 4 पेशेंट एडमिट थे, उनमें से एक को रेफर कर दिया गया है, एक अभी एडमिट है, 2 अभी अंडर प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज है। बाकी अभी कोई और सस्पेक्टेड केस अभी एडमिट नहीं है, तो अंडर कंट्रोल है स्थिति। तो रूटीन में रोजाना कितने पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको टेस्ट की जरूरत पड़ती है, कितना पॉजिटिविटी रेट है? 60-70 पेशेंट रोज के आ जाते हैं, जिनका हम मतलब सस्पेक्टेड होते हैं, जिनको हम ओपीडी बेस पर ट्रीट करते हैं, टेस्ट करवाते हैं। और एडमिशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली अभी 4 पेशेंट एडमिट थे। हमारे पास 12 बेड हैं अवेलेबल, जिनमें 6 हमने कंफर्म केसेस के रखे हुए हैं और 6 सस्पेक्टेड केसेस के रखे हुए हैं। देखिए, अगर डेंगू की बात की जाए तो हरियाणा के बाकी जिलों के कंपैरिजन में हमारे जो करनाल जिला है उसमें अभी तक कल 11 तारीख तक सिर्फ 124 जो डेंगू के केसेस पॉजिटिव आए हैं। और डेंगू के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें 160 टीमें, जिसमें 10 टीम हमारी अर्बन एरिया में और 150 टीमें हमारी ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू को लेकर लोगों को निरंतर जागरूक कर रही हैं। और समय समय पे जो भी केस जो जैसे डिटेक्ट होता है तो केस के अकॉर्डिंगली केस के हिसाब से जो फॉगिंग का कार्य भी करवाया जा रहा है। हरियाणा के कई जिलों में डेंगू का कहर लगातार जारी है। यमुनानगर में भी लगभग सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में भारी संख्या में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज मौजूद हैं। यमुनानगर जहां डेंगू के 190 केस पॉजिटिव हैं, तो वहीं और चिकनगुनिया के 110 मामले सामने आ चुके हैं। कई घरों में डेंगू का लार्वा मिला है, जिसके बाद 7000 से 646 लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं। इसके अलावा लोग जागरूक नहीं है। जिला प्रशासन ने अब लार्वा मिलने पर बिजली और पानी के बिलों में जुर्माना लगाकर भेजने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि यमुनानगर जिला सचिवालय में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य अधिकारियों की विशेष बैठक की गई, जिसमें डेंगू और चिकनगुनिया पर काबू पाने के उपाय पर चर्चा की गई। उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा है कि समाज को जागरूक करना और प्रभावित लोगों का उपचार करना जिला प्रशासन की ड्यूटी है। वहीं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुशीला सैनी ने कहा है कि अभी तक डेंगू के 5612 और चिकनगुनिया के 1350 सैंपल लिए गए हैं, जबकि 7646 लोगों को डेंगू का लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया गया है।